वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हम जो हिमालय की बेटियां हमारा पाठ है, पाठ नंबर 2 हिमालय की बेटियां, इसके हम अनुमान और कल्पना के प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने सारांश पढ़ा था और लेख से संबंधित प्रश्न और लेख से आगे के प्रश्नों को कर लिया था। चलिए बच्चों, आगे हम इसमें अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को और भाषा की बात के प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न, और इन्हें करने से पहले एक बार हमने जो पिछली वीडियो में पाठ को सारांश को पढ़ लिया था, एक बार उसको रिवाइज़ करेंगे ताकि हमें प्रश्नोत्तरों को करने में आसानी रहे, बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। इसमें हमें क्या बताया गया था बच्चों कि जो हिमालय है वो नदियों का पिता कहा गया है और नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है, क्योंकि ये नदियां हिमालय से निकलकर पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी माँ की गोद में धरती माँ की गोद में समा जाती हैं और फिर आगे बहती चली जाती हैं और फिर आगे समुंदर में जाकर मिल जाती है। और नदियों की इन्हीं अटखेलियों के बारे में, बाल लीलाओं के बारे में पाठ में बताया गया था, जो हम बच्चों पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे अब हम शुरू करते हैं अनुमान और कल्पना के प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आँखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। देखो बच्चों, लेखक ने हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं इनको ममता भरी आँखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। देखो, ये लेखक ने तो इन्हें नदियों को माँ कहा है, तो आप इन्हें माँ के अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? और जो नदियाँ की सुरक्षा के लिए आज कौन कौन से काम हो रहे हैं उनके बारे में जानें और हमें बताएं। चलिए बच्चों, उत्तर पढ़कर जानते हैं। नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं, परंतु मानव जाति के लिए तो वह माँ का समान ही है। देखो, जो हिमालय जो नदियाँ हैं वो हिमालय की तो बेटियाँ हैं, लेकिन जो हम मनुष्य के लिए, हम मानव के लिए, हम सब के लिए क्या हैं? माँ के समान है, माँ का रूप ही दिया गया है। फिर भी यदि कोई और रिश्ता हम उसके साथ जोड़ना चाहें तो उन्हें अपना मित्र मान सकते हैं, लेकिन माँ के अलावा हम अगर उनसे कोई और रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उनसे कोई और संबंध बनाना चाहते हैं, तो हम उनके साथ अपनी मित्र का यानी कि दोस्ती का रिश्ता बना सकते हैं। एक सच्चे मित्र की भांति नदियाँ सदा हमारी हितैषी रही हैं और उन्होंने भलाई ही की है। यानी कि जैसे कोई एक सच्चा दोस्त होता है, सच्चा मित्र होता है, जैसे कि वो अपनी मित्र की सहायता करता है, उसे मुसीबत में उसके काम आता है, ऐसे ही नदियाँ हमारी हितैषी रही, यानी कि हमेशा हमारे हित में रही हैं और हमारी भलाई ही की है, जिससे हमें पानी मिलता है और वो सिंचाई के लिए भी, हमारे फल वगैरह के लिए रहते हैं। हम नदियों की मित्रता का सही मूल्य नहीं चुका सकते हैं और उसे बार बार दूषित किया, और यानी कि जैसे नदियाँ हमारे मित्र की तरह हमारी सहायता करती हैं, हम उनकी सहायता नहीं करते हैं और हम उन्हें बार बार क्या करते हैं? दूषित कर देते हैं। जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, नदियों में कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, उन्होंने तो हमारी मित्रता के निभाई है, हमारा साथ दिया है, लेकिन हमने नदी के साथ मित्रता का संबंध नहीं बनाया है, उन्हें अपने मित्र की तरह हमने उनकी सहायता नहीं की है। यदि समय रहते हमें अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो परिणाम भयानक होंगे और मानव जाति को इसका मूल्य चुकाना होगा। अगर अति सही समय पर, यानी कि समय रहते ही, अभी से ही अगर हमने अपनी गलतियां नहीं सुधारी, यानी कि नदियों को प्रदूषित करना नहीं छोड़ा, तो हमें भयानक यानी कि उसके हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और मानव जाति को इसका मूल्य ज़रूर चुकाना पड़ेगा। नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं, परंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शीघ्र ही गंभीरतापूर्वक इन योजनाओं पर अमल करना शुरू कर दें। देखो बच्चों, इन लाइनों में हमें क्या बताया है कि नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई प्रकार की योजनाएं तो बनाई गई हैं, लेकिन उन योजनाओं
पर अमल नहीं किया गया, यानी कि उन योजनाओं पर काम नहीं किया गया है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है कि जो हमने योजनाएं बनाई है जल्दी से जल्दी हमें उन पर अमल करना चाहिए, यानी कि उन योजनाओं को मानकर उन योजनाओं के हिसाब से हमें करना चाहिए। नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, यानी कि जो नदियों की सफाई अच्छे से की जानी चाहिए। उनमें कचरे फेंकने पर रोक लगानी चाहिए, जैसे कि कल कारखानों से निकलने वाला दूषित जल है, रसायन है, शव प्रवाहित करने पर, यानी कि हम उसमें शव भी प्रवाहित कर देते हैं, और जो फैक्ट्रियों से रसायनों से गंदा पानी दूषित वगैरह निकलता है वो उसमें हमें नहीं डालना चाहिए। तभी हम नदियों को बचा पाएंगे, उनको स्वच्छ कर पाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं, परंतु मानव जाति के लिए वो माँ के समान ही हैं। फिर भी हम अगर उनके साथ कोई रिश्ता बना सकते हैं तो वो हम मित्र का रिश्ता, यानी कि दोस्ती का रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि नदियों ने हमेशा हमारा साथ एक सच्चे दोस्त की तरह दिया है। वो हमेशा हमारे हित में रही और उन्होंने हमेशा हमारी भलाई ही की है। हम नदियों की मित्रता का सही मूल्य नहीं चुका सकते हैं, तो हम उन्हें बार बार दूषित करते, क्योंकि उन्होंने तो हमें अपनी मित्रता दिखाई है, लेकिन हमने उन्हें अपनी मित्रता नहीं दिखाई, हम उन्हें बार बार दूषित कर देते हैं। सही समय रहते अगर हमने अपनी गलतियां नहीं सुधारी, हमने नदियों को दूषित करना नहीं छोड़ा, तो हमने अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नदियों की सुरक्षाओं के लिए हमारे देश में कई सारी योजनाएं बनाई तो गई हैं, लेकिन हम सभी ने उस पर किसी पर भी अमल नहीं किया है। अब हमें यही करना बहुत ज़रूरी है कि हमें उन योजनाओं पर अमल करना चाहिए। नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करनी चाहिए और उसमें कूड़े कचरा फेंकने पर रोक लगानी चाहिए, तभी हम नदियों को बचा पाएंगे, उनको स्वच्छ कर पाएंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखे। देखो, जो नदियों से हमें लाभ मिलते हैं, जो नदियों से हमें होने वाले लाभ हैं, उन सभी के बारे में, क्या फ़ायदा होता है हमें नदियों से, तो वो हमें सारी बातें बतानी है और कम से कम 20 लाइनों का हमें एक निबंध लिखना है। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। नदियाँ आदिकाल से ही लाभप्रद रही है, यानी कि नदियाँ पुराने समय से ही, तब से नदियाँ बनी हैं, तब से, यानी कि मनुष्य, नदियाँ तो पहले भी थी लेकिन तब से मनुष्य का जीवन हुआ है, तब से मनुष्य हुआ है, तब से ही वो हमारे लिए लाभकारक रही हैं। मानव जाति के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी कि जो हमारे मनुष्य के लिए, आदमियों के लिए जो नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियों के किनारे ही प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। मानव ने नदी किनारे ही पहली बार बसना शुरू किया, यानी कि जो मानव है सबसे पहले वो कहाँ रहने लगे थे, नदियों के किनारे ही रहने लगे थे। नदियों के किनारे ही उन्होंने खेती करना शुरू किया, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी आसानी से मिल जाता था, तो नदियों के किनारे ही अपनी खेती करते थे, नदियों के किनारे ही रहते थे। इतिहास की किताबें पलट कर देखिए, यानी कि अगर तुम्हें इतिहास की किताबें पढ़ कर देखो कि बड़े बड़े शहर और साम्राज्य किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे ही स्थापित किए गए, यानी कि कोई बड़े बड़े शहर है या साम्राज्य है वो हमेशा कहाँ पाए जाते थे, नदियों के किनारे ही स्थापित किए जाते थे। नदियाँ आवागमन तथा व्यापार का माध्यम हुआ करती थी, यानी कि नदियाँ ही जो उनके क्या व्यापार का साधन होती थी। साथ ही नदी की सीमा होने से शत्रुओं से रक्षा भी हो जाती थी, क्योंकि सेना लेकर नदी पार करना सरल नहीं था, क्योंकि अगर नदी के किनारे होते थे तो उन्हें अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से रक्षा भी हो जाती थी, क्योंकि अगर कोई भी अगर उन पर हमला करने आएगा, वार करने आएगा, तो सेना को लेकर नदी पार करना इतना आसान नहीं था। आधुनिक युग में भी नदियों का महत्व कम नहीं हुआ, अपितु बढ़ा ही है, यानी कि आधुनिक समय में जो नदियों का महत्व वो कम नहीं हुआ लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। नदियाँ आज भी जल और सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि सिंचाई के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है, नदियाँ। नदियों से नहरें निकलकर गांव-गांव में यह साधन उपलब्ध कराया गया, यानी कि नदियों से अलग अलग नहरें निकलकर वो सभी गाँव-गाँवों में जाकर सिंचाई का साधन बन गया है। नदियों पर बांध बनाए गए हैं और उनसे बिजली भी बनाई
जा रही है। तो इस प्रकार नदियों ने रोजगार भी दिए हैं और आधुनिकीकरण में अपना योगदान भी दिया है और मनुष्य के जीवन में अपना हित भी दिया है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जो नदियां हैं वो आदिकाल से ही लाभप्रद रही है, यानी कि हमारे लिए फ़ायदेमंद रही है। मानव जाति के विकास में, यानी कि मनुष्य के विकास में, मनुष्य की तरक्की में नदियों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियों के किनारे ही प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था, क्योंकि जो पहले समय में जब मनुष्य ने बसना शुरू किया था, खेती करना शुरू किया था, तो वो सब नदी के किनारे ही शुरू किया था, क्योंकि उन्हें सिंचाई के लिए जो जल है, वो पानी है, वो आसानी से मिल जाता था। अगर तुम इतिहास की किताबें पढ़कर देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि जो बड़े बड़े शहर हैं या फिर जो साम्राज्य स्थापित किए गए थे वो नदियों के किनारे ही किए गए थे। नदियाँ आवागमन तथा व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। साथ ही नदियों की सीमा होने से, यानी कि अगर बीच में नदी होगी तो हम अपने शत्रुओं से रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि सेना को लेकर नदी पार करना इतना आसान नहीं है। आधुनिक युग में भी नदियों का महत्व बहुत है, लेकिन वो पहले की अपेक्षा कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ गया है, क्योंकि जो नदियां हैं उनसे हम सिंचाई यानी कि जल का साधन बने हैं। नदियों के ऊपर बांध बनाकर उनसे हमने बिजली भी बनाई है। इसी प्रकार नदियों ने हमें रोजगार भी दिए हैं और हमारा जीवन भी सरल बनाया है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 और इसी के साथ बच्चों अनुमान और कल्पना के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब चलते हैं हम भाषा की बात के प्रश्न उत्तरों पर और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं, यानी कि अपनी बात कही है तो लेखक ने उसमें बहुत सारी समानताएं बताई हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पर्श एवं सुंदर बन जाता है, तो उदाहरण देकर हमें बताएं। समप्रभात महिला की भांति वे प्रतीत होती है। समप्रभात महिला की भांति वे प्रतीत होती है। और इसमें दूसरा नंबर है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग जानकर कक्षा में सुनाएं और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखें। चलिए जानते हैं। पहला है, सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगती हैं। अगला है, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने, यानी कि बच्चे इतने सुंदर है जैसे कि कोई सोने के जीवित खिलौने बनाए हुए हैं। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे, यानी कि हरी लकीर वाले बिल्कुल सफ़ेद गोल कंचे हैं, कैसे दिखते हैं वो, बड़े आंवले जैसे। काली चोटी सी कतारें धूमिल हो रही हैं, यानी कि जो काली चोटी सी कतारें हैं वो क्या हो रही हैं, धूमिल हो रही हैं। संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते, यानी कि जो संध्या है उसको एक सपने की भांति, यानी कि सपने की तरह गुजार देते, कि जैसे हम सपने को भूल जाते हैं ऐसे हम उन्हें भूल जाते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। यानी कि अगर कोई निर्जीव चीज़ें हैं, अगर कोई निर्जीव चीज़ों, अगर कोई मानव उन्हें, कोई मनुष्य मानव संबंधी अगर उन्हें नाम दिया जाता है तो वो भी सजीव यानी कि सजीव हो जाती हैं, जीवित हो जाती हैं। लेकिन इन पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए गए हैं। चलिए बच्चों जानते हैं। जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी। अगला है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ में इस तरह के और भी उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए। समप्रभात महिला की भांति ये प्रतीत होती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुंदर जिसे पर्वत राज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अगला है, बूढ़े हिमालय के गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अगला है, हिमालय को ससुर और समुंदर को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती है। ये सभी उदाहरण हमें पाठ से
दिए गए हैं। ये हमारा था प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। पिछली कक्षा में आप विश्लेषण और उनके भेदों से परिचित प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि विशेषण के बारे में जान चुके और उनके भेदों के बारे में जान चुके हैं। तो नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। अब देखो, समप्रभात, चंचल, समतल, घना और मूसलधार। अब देखिए, जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था बच्चों, समप्रभात, समप्रभात क्या थी? महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल और मूसलधार वर्षा। ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं और ये क्या हैं? विशेष्य हैं। समप्रभात क्या है? विशेषण और महिला क्या है? विशेष्य है। चंचल क्या है? विशेषण और नदियाँ क्या है? विशेष्य। समतल है विशेषण, आंगन है विशेष्य। घना है विशेषण और जंगल है विशेष्य। मूसलधार है विशेषण और वर्षा है विशेष्य। तो हमने विशेषण और विशेष्य को पढ़ लिया है और उसे समझ लिया है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के 2 पद होते हैं तो दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लाप हो जाता, और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा और रानी लिखते हैं, लेकिन हम राजा और रानी के बीच में एक डंडा सा दिख रहा है ना बच्चों, आपको ये लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मारक चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है, उन्हें खोज कर लिखो। जैसे कि राजा रानी है, छोटा बड़ा है, सुबह शाम है, जो एक दूसरे से मिले हुए हैं ना, तो ऐसे भी और भी कई सारे द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। पाठ से आप उन सभी शब्दों को ढूंढो और लिखो। क्या क्या हो सकते हैं? छोटी बड़ी, दुबली पतली। जैसे छोटी बड़ी हमने पढ़ा था ना, छोटी बड़ी नदी है, या फिर दुबली पतली सी दिखाई देती हैं, भावभंगी होती हैं। और हमने ये भी माँ बाप भी पढ़ा था ना, कि अपनी माँ बाप की गोद में खेलती हैं। तो ये सारे शब्द हमें अपने पाठ से पढ़ने को मिले हैं। और ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, यानी कि अगर हम नदी को उल्टा लिख देंगे तो उसका क्या अर्थ बन जाता है? उसको क्या बन जाता है बच्चों? दीन बन जाता है। और दीन का अर्थ होता है गरीब। दीन का क्या अर्थ होता है? गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिन्हें उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाता है, यानी कि जिन्हें अगर हम उल्टा लिख देते हैं तो उनसे कोई ना कोई मतलब जरूर बनता है। इनकी सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? जिनका अर्थ निकलता है। तो कोई भी ऐसे शब्द लिखो जिनको अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो उनका भी अर्थ जरूर निकले। तो प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे कि नदी है, उसका क्या बन गया? धीन। वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले है बच्चों धारा। धारा को अगर हम उल्टा लिखते हैं तो क्या बनेगा? राधा। तो राधा इसमें कौन है? एक व्यक्ति है ना, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है नव। नव को अगर हम उल्टा लिखेंगे तो वन है, तो वन क्या है? वन एक जाति है ना, तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। आगे है राम। राम का उल्टा क्या बनेगा? मरा। क्या बनेगा? मरा। तो मरा क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि वो मर गया है, वो मरा हुआ है, तो यानी कि उसमें किसी का एक भाव बताया गया है, तो वो इसलिए क्या बन गया बच्चों? भाववाचक संज्ञा बन गया। राही। राही का उल्टा क्या बनेगा? हीरा। हीरा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि हीरा एक किसी पदार्थ का नाम है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। गल। गल के बाद है लग। गल का उल्टा क्या बन जाएगा? लग। और लग क्या है बच्चों? हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे हम और भी बहुत सारे शब्दों को लिख सकते हैं जिनको उल्टा लिखने पर वो सार्थक बनेंगे, यानी कि उल्टा लिखने पर उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। ठीक है बच्चों,
ये था हमारा प्रश्न नंबर 5 और अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6 पर। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे कि समय बदलता जाता है ऐसे ही समय बदलेगा तो भाषा भी बदलेगी और भाषा के साथ उनके रूप भी बदल जाते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। वेतवा नदी के नाम है जो बेटा उसका दूसरा रूप क्या है, वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखो। जैसे कि सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस। ये आपको नाम दिए गए हैं और आपको ये बेटा एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें भी आपको कुछ नाम दिए गए हैं। विपाशा, रूपपुर, अजमेरू, विस्तरा, शमद्रुम और वाराणसी। अब देखो जैसे कि ऊपर ये आपने नाम पढ़ा था ना, सतलुज, रोपड़, और ये इस बॉक्स में दिए गए हैं, ये सभी हमें एक दूसरे से संबंधित है। जैसे कि सतलुज है समद्रुम में, क्या है, समद्रुम। रोपड़ है रूपपुर, रोपड़ रूपपुर। झेलम वित्सता, झेलम वित्सता। चिनाब विपाशा। अजमेर अजमेरू, अजमेर अजमेरू। और बनारस वाराणसी, बनारस वाराणसी। तो ये शब्द क्या हैं बच्चों, एक दूसरे के नामों में और अपना रूप दिखा रहे हैं। और ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 पर। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। देखो बच्चों जैसे कि हमने ये लाइन पाठ में पढ़ी थी कि उनके ख्याल में शायद ही यह बात आएगी कि बूढ़े हिमालय की गोद में जो ये नदियां हैं वो बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। देखो ही का प्रयोग कहाँ गया है, शायद ही की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, यानी कि शायद ही की वजह से वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो ही शब्द है वो क्या का अर्थ बता रहा है, नकारात्मक का अर्थ बता रहा है। इसलिए ही वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे ही कह सकते हैं कि उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इस प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते, यानी कि ही नहीं की बजाय जहाँ पर नहीं आता उसको हम नकारात्मक बोलते हैं, लेकिन कई बार ही की बजाय नहीं की बजाय अगर ही का भी प्रयोग किया जाए तो वो भी हमें नकारात्मक अर्थ बताता। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण लिखिए और उनकी दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। देखो ही वाले, सबसे पहले हम ही वाले वाक्य लिखेंगे जिनसे हमें क्या पता चलेगा कि वो हमें नकारात्मक अर्थ बताते हैं। तो ही वाले वाक्यों में हमारा सबसे पहला वाक्य है, वे शायद ही इस कलम का इस्तेमाल करें। तो ये क्या है, शायद ही वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो इसमें किसका अर्थ आ गया, नकारात्मक अर्थ आ गया। अगला है बच्चों, बच्चे शायद ही स्कूल जाएं। अब शायद ही वो जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, तो शायद ही की वजह से इसमें नकारात्मक अर्थ आता है। वे शायद ही मेरी बात टालें, यानी कि वो शायद ही मेरी बात टाले, वो मान भी सकते हैं टाल भी सकते हैं। तो इसलिए क्या आ गया, तो ही की वजह से इसमें नकारात्मक अर्थ आता है। तो ये थे हमारे बच्चों ही के वाक्य। अब आते हैं हमारे नहीं के वाक्य। नहीं वाले वाक्य जिनका प्रयोग नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होता। देखो ऐसे कौन क्रिकेट फैन है जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता है। अब देखो ही का प्रयोग करके नकारात्मक आ रहा है, लेकिन अगले में हमने नहीं का प्रयोग तो किया है लेकिन उसमें भी हमें नकारात्मक अर्थ दिखाई नहीं देता। भले ज़रूरी नहीं है जहाँ पर नहीं आएगा वहाँ पर ही हमें नकारात्मक अर्थ दिखाई दे, तो कई बार ही भी हमें नकारात्मक का अर्थ बता देते हैं। दूसरा है, वृक्ष से होने वाले लाभ को कौन नहीं जानता। अगला है,
सच्चे दोस्त का महत्व कौन नहीं जानता, यानी कि जो सच्चे दोस्त का महत्व है वह कौन नहीं जानता है। इन सभी मतलबों को हमने पढ़ लिया है। इसी के साथ बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त होता है। हमारा पाठ था हिमालय की बेटियां। इस पाठ को बच्चों हमने पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया। हमने इसके प्रश्नों को, लेख से आगे के प्रश्नों को, अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को और भाषा की बात के इन सभी प्रश्नों को पढ़ लिया है और समझ लिया है। आशा है सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।